नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी के 90 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो आज का ये क्वेश्चन को जरूर क्लियर कीजिएगा ताकि आप भी एग्जाम में बैठे तो आपका भी हिंदी में 50 में 50 नंबर आए। ऑब्जेक्टिव तो अगर बात करें तो आप लोग कहीं से क्लियर करो, सब्जेक्टिव कहीं से क्लियर करो, बट आज का ये चीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उसने कहा था है ना मैं कल पटना जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले सिंपल तरीका आपको बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन जो है ना पद प्रबंध का भेद नहीं है, ठीक है। संज्ञा या फिर विशेषण या फिर क्रिया विशेषण या फिर कर्म। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि पद जो प्रबंध है ना उसका भेद कौन नहीं है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे जो है ना भाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, कर्म जो है ना पद प्रबंध का भेद नहीं हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों पद प्रबंध का भेद हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, नया या फिर तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब कि पूर्व पद भी और पश्चात पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा? पहले सोचकर विचार करके आप बता दीजिए हमें। तो आप कहिएगा कि सर द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है भाई साहब, जैसे कि हो गया भाई हो गया, ठीक है, तो इसका उल्टा बहन हो गया, ठीक है, माता हो गया। अगर बात करें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पिता हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों पद प्रधान है, ये भी है और ये भी प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। उच्चारण स्थान का भी हम आपको क्या बता दिए? ट्रिक बता दिए। आप ट्रिक फॉलो करके क्या कर सकते हो? उसे आसानी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? द का उच्चारण स्थान, तो ये दंत हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोल देना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जाएगा कि तार सप्तक के संपादक थे ना प्रयोगवादी कवि कौन थे, ठीक है। तार सप्तक के मतलब कि संपादक कौन थे? तार सप्तक जो है ना कौन लिखे थे, ये एग्जाम में पूछता है। तो तार सप्तक के जो लेखक थे ना, हीरानंद, सचिदानंद, वत्सायन, अज्ञेय, ये बड़ा नाम है इनका, जिनको शॉर्टकट में अज्ञेय बोला जाता है, ठीक है। तार सप्तक के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय जी है। और अगर बात करें ना तो इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान हो जाता है। अब बताइए, अगर हम व्यंजन के है ना, व्यंजन में अगर हलंत लगता है तो उसका मान क्या आता है, क्या होता है उसका मान? तो इसमें आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सी और डी यहाँ पे कट चुका है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन ए में ही पता चल जाएगा कि व्यंजना का जब मतलब कि हलंत लगता है ना लास्ट में, तो उसका मान आधा हो जाता है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बताइएगा कि बहादुर से मतलब कि मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या फिर चाची के पास। इसका जवाब आपको बताना है। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को याद होगा कि आप जानते हो ना कि बहादुर से है ना मार खा करके अगर बात करें भैंस जो है ना भागी भागी माँ के पास आ गया। कहाँ गया? माँ के पास आ गया। 6 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है और एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निबंध के लेखक है गुणाकर, मूल्य, अज्ञेय, पंत या फिर प्रसाद। निबंध के लेखक कौन है? इसमें अगर बात करें तो कौन है ना जो लिखे थे, उनका चैप्टर वो निबंध था। बताइए, गुणाकर, मूल्य, अज्ञेय, पंत या फिर प्रसाद। तो 7 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि नागरी लिपि जो है ना एक निबंध है जो लिखा गया है गुणाकर मूल्य के द्वारा। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है, याद कर लीजिएगा। और भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है। ये सब चीज आपको आसानी तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याद कर लीजिएगा कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। ये तो अभी आपको बता दिया ना कि अज्ञेय थे, ये आपको अभी बताया। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिरोशिमा किस देश में है?
श्रीलंका, भूटान, जापान या फिर नेपाल। एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको आज याद ये कर लेना है, इसका झंझट आज हटा दीजिए। हिरोशिमा कहाँ है, तो आप कहिएगा सर हिरोशिमा जो है ना वो जापान में है। कहाँ पर है, जापान में है, यानी 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक बार बता ही देना है, और आपको भी ऑप्शन सी याद कर लेना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूर से ही ललकारता कौन, और मैं जवाब देता कि दोस्त पंक्ति जो है पाठ से है, एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या फिर हमारी नींद। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि दूर से ही कौन ललकारता है, ठीक है, दूर से कौन ललकारता है, इस सब चीज की बात अगर कहे ना तो ये एक वृक्ष की हत्या में कहा गया है, एक वृक्ष की हत्या में कहा गया है। आपको 10 का करेक्ट आंसर क्या याद कर लेना है, ऑप्शन यहाँ पर याद कर लेना है, और एक बार बता भी देना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला फॉर्मेट आपको पता होनी चाहिए कि हलकारे का अर्थ होता है कलाकार, संदेहवाचक, हम हल जोतने वाला या फिर गायक। हलकारे का अर्थ क्या होता है, हलकारे का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल तरीका क्या ये जवाब देना है, आप ये जवाब दीजिएगा, चाहे आप जवाब दीजिएगा कि सर यहाँ पे हो जाएगा हल जोतने वाला को हलकारे बोला जाता है, ठीक है। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला। अगला देखिएगा, संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि। इसका तो जवाब आप लोग जानते हैं, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा संधि हो जाएगा। कौन संधि का भेद नहीं है, तो तीनों भेद होता है बट एक नहीं होता है। अगला देखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि है ना, बड़ी ई वर्ण है, ह्रस्व है, दीर्घ है, अंतस्थ है या फिर उसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन काट देता हूँ, है ना, ये 2 तो हो नहीं सकता है। अब बताइए दीर्घ वर्ण है या फिर ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर है, दीर्घ या फिर ह्रस्व। तो आपका कमेंट आएगा कि सर हम जानते हैं कि बड़ी ई जो होता है ना दीर्घ स्वर होता है, और जिसे हम कहते हैं दीर्घ ई कहते हैं, है ना। छोटा वाला ई को क्या कहते हैं, हर्ष ई कहते हैं, इसको हर्ष ई कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ ई बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको पता होगा। अगला जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद आपको करना है और 14 का जवाब देना है। 14 का जवाब जितना जल्दी आप दीजिएगा उतना जल्दी अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर उच्चारण का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा उत्तजोड़ चारण। क्या हो जाएगा, उत्तजोड़ चारण हो जाएगा। इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 14 का आपको क्या करना है, ऑप्शन बी याद करना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक बार बोल देना है। अगला देखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सात्विक का विपरार्थक शब्द है सत्यवादी, सत्यकर्म, तामसिक या फिर साहित्य। सात्विक का विपरार्थक क्या हो जाएगा, सात्विक का विपरार्थक यहाँ पे बताना है, और 15 का क्या जवाब दीजिएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अगर बात करें ना, अगर हम बात करें कि सर सात्विक का विपरार्थक हो जाएगा सात्मसिक, ठीक है ना, तामसिक हो जाएगा। सात्विक का विपरार्थक तामसिक हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ये व्याकरण के पाठ से आपका क्वेश्चन आया था। 16 नंबर है कि लौट कर आऊंगा फिर, पाठ के कवि कहाँ से लौटने की बात करते हैं ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर, पाठ के कवि कहाँ, मतलब कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, जो पाठ के कवि है ना वो बंगाल में, कहाँ पर, बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और आपको याद भी कर लेना है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है, बंगाल हो जाएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, नलिनी लोचन शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज अगर इतना किसी तरीके से आप क्लियर कर लिए ना तो आपके एग्जाम में सारा सर क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन भी वही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। तो सिंपल तरीका आपको याद कर लेना है कि भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आदर्श जो समाज है ना वो अगर बात करें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित रहेगा, ये कौन बोला था, भीमराव अंबेडकर बोला था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला जवाब दीजिएगा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, ठीक है ना जी। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो आपको क्या जवाब देना है,
ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि ये जो थे ना वो खोखा की बहनें थी, ठीक है, खोखा की बहनें थी और सेन साहब की 5 बेटियां थी, ठीक है। यहाँ पे बहनें लगल था, इसीलिए हम भी क्या बोले, ऑप्शन बी बोल दिए है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, अगला इधर से, ठीक है ना जी, कहा जाएगा कि प्लेटो और कार्ल मार्क्स थे, है ना, कार्ल मार्क्स थे। प्लेटो और कार्ल मार्क्स क्या थे, वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या फिर सैनिक थे, आपको पता होगा। 19 का करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोग सोशल साइंस पढ़ते हो तो ये तो जरूर पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये एक दार्शनिक थे। क्या थे, एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है, उत्तर भारत की या फिर पश्चिम भारत की या फिर पूर्वी भारत की या फिर दक्षिणी भारत की, जवाब दीजिएगा। जो तमिल है, जो मलयालम है, जो तेलुगु भाषाएं है, जो कन्नड़ है, ये सब किस तरह की, मतलब कि कहाँ की भाषाएं है, भारत की कौन सी दिशा की है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये दक्षिण भारत की ये सब क्या भाषाएं है। कहाँ की है, दक्षिण भारत की भाषाएं है। आपको यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुमार गंधर्व क्या है, कथाकार है, गीतकार है, शास्त्रीय गायक है या फिर चित्रकार है। कुमार गंधर्व क्या है, 21 का जवाब दीजिएगा आप लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो ये जो थे ना एक शास्त्रीय गायक थे, ठीक है, क्या थे, एक शास्त्रीय गायक थे। आपको 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि दोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था, है ना। दोन नदी के किनारे, यहाँ पे आपको बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पे दोन नदी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना जी, यहाँ पे 22 का तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, दो नदी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे बात करें दूसरा चीज आ जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। अगला देखिएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पढ़िएगा करेक्ट टू करेक्ट पढ़िएगा, ठीक है ना, कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, हुंकार या फिर रश्मि रथ या फिर द्वंद्व गीत या फिर उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना किस पर मिला था, ये तो आप जवाब आसानी तरीका से दे सकते हैं, क्योंकि उर्वशी जो था उनका, उर्वशी एक था, उर्वशी जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फटाक से आप लोग कह दीजिए सर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तैयार है आपके लिए, कहा जाएगा कि प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह आयोजित होता है, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष क्या होता था, अभिन्यों में एक समारोह होता था, ठीक है ना, तो कैसा समारोह उत्पन्न होता था, कैसा समारोह लगता था। 24 का क्या जवाब दीजिएगा आप, कहिएगा सर वो रंग समारोह, ठीक है ना, रंग समारोह होता था, रंग समारोह। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये याद कर लेना है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद कुमार जो शुक्ल थे ना, वो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर फिरोज गांधी। अब बताइए, विनोद कुमार शुक्ल जिनका जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना जी, 1937 ईस्वी में हुआ था, तो कृषि मतलब कि किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 25 का करेक्ट आंसर अभी इसी वक्त याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में ये क्या थे, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का काम करते थे। अगला देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या फिर महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। कौन चाहते थे कि सभी देशों की ना सांस्कृतिक हवा उनके घर के आसपास बहती रहे, 26 का जवाब दे दीजिए। आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी थे ना, वो चाहते ये चाहते थे कि हमारे घर के आसपास सभी देशों विदेशों की हवा बहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसूलबाई थी कवित्री, कथावाचक या फिर गायिका या फिर नर्तकी। रसूल बनाई थी, ये आपको कंफर्म टू कंफर्म पता हो जाना चाहिए, आज इसी वक्त याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गायिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है, और एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है कि 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, दादी या फिर नानी या फिर दीदी या फिर माँ। अब मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था, क्यों पीस रही थी, इस तरह के क्वेश्चन बनेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि मछली के लिए जो मसाला थी ना,
वो माँ पीस रही थी, माँ पीस रही थी, याद कर लीजिएगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन या फिर आबिरुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका से समझ लीजिए, बचपन का नाम अगर पूछ देना कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, तो कमरुद्दीन था। क्या था? कमरुद्दीन था। आपको 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर लेना है, याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में बनेगा कि सुजान रस खान किसकी रचना है ना? सुजान की, रस खान की, नियाजान की या फिर नासिर की। सुजान रस खान, किसको पता नहीं होगा कि सुजान रस खान किसकी रचना है? तो 33 का आपके मतलब के हिसाब से हम सुनना चाहेंगे कि सर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि सुजान रस खान जी तो थे ना, वो रस खान की रचना थी। यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको भी याद कर लेना है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनता है, पहले सोच लीजिए, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? ईद का, बकरीद का या फिर मुहर्रम का। बिस्मिल्लाह खान जो थे ना शहनाई बजाते थे, तो उनके साथ किस मुस्लिम पर्व का जो है ना संबंध जुड़ा था? किस में मतलब कि तबला ज्यादातर बजाने जाते थे? तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि वो मुहर्रम में, ठीक है ना जी, कहाँ पर? मुहर्रम में जो है ना तबला उबला खूब बजाने जाते थे, शहनाई बजाने जाते थे। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम का पर्व बना था? तो यहाँ पे मुहर्रम हो जाएगा। अगला देखिएगा कि काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की या फिर वादन की। 35 का जवाब दे दिया आप लोग। 35 का जो जवाब देगा ना वो समझ जाएंगे कि हाँ मतलब कि कुछ तैयारी है आपका लेवल के हिसाब से। तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। जाके आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी इसी वक्त याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह होगा? करण या फिर अपादान या फिर संप्रदान या फिर अधिकरण। तो टेबल पर किताब है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे किस कारक का यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो टेबल पर है में पर यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। याद कर लेना है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला तैयार है आपके लिए, देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। यहाँ पे क्या बताना है कि सभा कौन सी संज्ञा है। सभा की अगर हम बात करें तो सभा की अगर बात करें तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन बी बोल देना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या फिर सवित्री। चंचला किसे कहा जाता है? चंचला किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में अगर बताना हो तो बता दीजिए। आप कहिएगा सर लक्ष्मी को जो है ना चंचला कहा जाता है, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, हांस शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में या फिर इनमें से कोई नहीं। हांस शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? हांस शब्द का आपको प्रयोग बताना है। तो आप कहिएगा कि हांस शब्द का प्रयोग होता है ना अधिकतर, अगर बात करें तो हमेशा, अधिकतर हमेशा बहुवचन में होता है। कहाँ पर होता है? बहुवचन में होता है। 39 का आपको करेक्ट आंसर याद करना है, ऑप्शन भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर, इस छोटे से बच्चे को क्या पोट रही है? किसने कहा था? इस छोटे से बच्चे को क्या पोट रही है? भाई इसमें तो पीट रही है, पीट रही है हो जाएगा। इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है ना भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका पीट रही है। याद कर लीजिएगा, पीट रही है। तो कौन कहा था? आप लोगों को तो पता होगा कि किसने कहा था कि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो आपके पास इसका जवाब हो जाएगा कि सर मंगम्मा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लक्ष्मी का पति कौन था? ये तो आप याद कर लीजिए, अभी आपके एग्जाम में जाते जाते क्वेश्चन आ जाएगा 4-5 नंबर पे, ठीक है। तो याद कर लीजिए, लक्ष्मी का जो पति था वो लक्ष्मण था। और आप पढ़े होंगे कि लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था, और लक्ष्मण जो है ना कलकत्ता में नौकरी करता था। तो आपको 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है याद रख लेना है। अगला देखिएगा कि लेखक पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे?
ईश्वर पेटलीकर जो थे ना, ईश्वर पेटलीकर किस कथा के कथाकार थे? यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताइएगा? आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि माँ गुजराती, माँ जो है ना उसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है, जो गुजराती भाषा से मतलब कि लिखा गया गुजराती भाषा में, माँ है ना गुजराती है, ईश्वर पेटलीकर जिसके लेखक है। अगला देखिएगा, ये पूछा जाएगा कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना, ये आप कंफर्म तरीका से याद करके जाइए, आपके एग्जाम में याद आएगा। तो निराला की साहित्य साधना जो है ना रामविलास शर्मा की है। किनकी है? रामविलास शर्मा की है। आपको 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। तो आप लोग 46 का डी बोलिएगा। जी सर 46 का डी बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामायण की रचना किस भाषा में है? आपको पता होगा कि रामायण की रचना किस भाषा में है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है 47 का आंसर, क्योंकि सब लोग जानता है कि रामायण की मतलब की रचना किस भाषा में है। बता दीजिएगा तो बता दीजिए, ठीक है। बताइएगा अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या हो जाएगा? अमरकांत क्या लिखा है? अमरकांत इसमें से कौन सी कहानी लिखा है? आपको 48 का करेक्ट आंसर बताना है। आप कहिएगा अमरकांत जो है ना वो है बहादुर के लेखक, ठीक है, बहादुर के लेखक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो बाप है ना वो कहाँ पे मारा गया था? 49 का जवाब दीजिए। आपका जवाब आएगा, यही आएगा कि जो बहादुर का जो मतलब कि बाप था ना वो युद्ध में मारा गया था। कहाँ पर युद्ध में मारा गया था? यहाँ पे 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट आ जाएंगे कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से कौन पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आपको ये जरूर पता होगा कि द्विवेदी जी से जो है ना लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी पर क्या आया, इसी पर जो है ना आपका अगर हम बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर आया था, ठीक है। तो 50 का भी याद कर लीजिएगा। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये आपको पता होगा, हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि ये जरूर याद कर लीजिएगा, पाठ वाला, ठीक है ना, पाठ वाला कि कौन सा पाठ क्या है, कहानी है, भाषण है, ठीक है। तो नागरी लिपि क्या है? तो आपका कमेंट आएगा कि नागरी लिपि जो है ना जो गुणाकर मूल लिखे है वो एक निबंध है। वो क्या है? एक निबंध है। और इसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया। उस समय इसके पहले अगर बताए थे आपको कि निम्नलिखित में निबंध कौन है, तो आपको बताए थे ना नागरी लिपि। अभी देख लीजिए। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बार बार बोलते रहते हैं, याद कर लीजिए। आपने याद कर ही लिया होगा क्योंकि स्वदेशी पाठ के रचनाकार जो थे वो प्रेम घन थे। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, जवाब दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि है ना? रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि है? 53 नंबर का जवाब आप लोग बता दीजिए। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि रेनर मरिया रिल्के जो थे ना वो जर्मन भाषा के मतलब कि क्या है, कवि है जर्मन भाषा के। आपको करेक्ट आंसर क्या याद करना है? ऑप्शन यहाँ पर याद कर लेना है, रेनर मरिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है, याद हो जाना चाहिए। 53 का ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ जो है ना मतलब कि किस साहित्य की विधा है? ये क्या है जीत जीत में निखरत हूँ? तो जीत जीत में निखरत हूँ ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। बट बताइए आप लोग 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर ये साक्षात्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे ना वो बिरजू महाराज के कौन थे? आप क्या जवाब दीजिएगा? 55 का करेक्ट आंसर। तो आपका यही आना चाहिए कि जो शंभू महाराज थे ना वो बिरजू महाराज के चाचा थे। क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, आपको एक बार बोल देना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तैयार है, जवाब दीजिएगा कि आई एम बाउंड दैट गर्ल इमिटेट नाउ किसने कहा था? ये देखो इस क्वेश्चन को याद क्यों कीजिएगा, अगर इंग्लिश रटना हो तो रट ले। आई एम बाउंड दैट गर्ल इमिटेड नाउ, तो ये जो है ना
ये अगर बात करें तो ये भाई बड़े डॉक्टर जी बोले थे, बड़े डॉक्टर जी बोले थे, बड़े डॉक्टर जी बोले थे आई एम बाउंड दैट गर्ल एलिमिनेट नाउ। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब गई थी ना अस्पताल में तो माँ को बोला गया, बड़े डॉक्टर आए तो बोले कि इसको जल्दी से जल्दी अभी क्या कीजिए, भर्ती कीजिए, ठीक है, नहीं तो नहीं बच पाएगी। बड़े डॉक्टर बोला था। आगे देखिएगा कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नगर जो है ना तमिल भाषा में है, नगर जो है तमिल भाषा में उद्धत है। और 57 का जवाब दीजिए कि नगर कहानी के लेखक कौन है। तो आप कहिएगा कि नगर कहानी के लेखक सुजाता है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। और एक बार ये भी बता देना है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, ये पूछा जाएगा कि 3 बेटे को 2 वक्त की रोटी डैश डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। 3 मतलब कि बेटे के 2 वक्त की रोटी डैश डैश एक माँ, ये किस कहानी के लेखक है, कहाँ से आया है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये सब जो बात है ये सारी चीज आया धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी से ये चीज निर्भर करके आया है। ये धरती कब तक घूमेगी पार्ट में कहा गया है। 58 का क्या बताइएगा आप लोग, आप बताइएगा सर 58 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, है ना, नजम्मा, नजम्मा हो जाएगा और मगम्मा हो जाएगा, ठीक है, कौन थी। तो आपको पता होगा कि नजम्मा जो है मगम्मा की क्या थी, नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ठीक है, बहू थी, ठीक है, इसको छोड़ मतलब कि कंप्लीट कर लीजिए। अगला देखिए 60 नंबर, निम्नांकित में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। देवनागरी कैसे लिखा जाता है, देवनागरी कैसा होता है। 60 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। आप कहिएगा तो सर हम जानते हैं ना कि देवनागरी, देवनागरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 60 कंप्लीट हो गया अभी, और इसमें अभी 30 और बचा है। तो चलिए 30 को जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो लेखक जो है ना, लेखक है जो अपने पिता से यहाँ पे अगर बात करें तो मछली मांगना चाहता था। संतु भगु पर है ना, मछली मांगना चाहता था, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मछली ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ही एक बार बोल देना है। 61 का करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, ये पूछा जाएगा कि मंगू जन्म से क्या थी। मंगू जो थी ना वो जन्म से क्या थी, पागल थी, अंधी थी या फिर गूंगी थी। तो आप सभी को पता होगा मंगू जो थी ना जन्म से पागल थी, ठीक है, पागल थी। यहाँ पे 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बोल देना है। अगला देखिएगा, ये पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, है ना। बिरजू महाराज है ना खुद को, अपने आप को किसका शागिर्द माना करते थे। आपको 63 का करेक्ट आंसर बताना है। आपको याद होगा कि बिरजू महाराज जो थे ना खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे, अपने पिता का शागिर्द मानते थे। 63 का आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, जिसमें पूरा जाति भर का बोध हो। जैसे गाय का मतलब पूरा गाय, उसके बाद नदी का मतलब पूरा नदी, शहर का मतलब पूरा शहर, लेकिन विवेकानंद का मतलब पूरा विवेकानंद नहीं। हम जिस विवेकानंद को जान रहे हैं वही विवेकानंद। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा जाएगा कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि किससे प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किससे प्राप्त है। 65 का जवाब दीजिएगा, आप बिल्कुल दे दीजिएगा क्योंकि आप जानते हो एक ही चीज की सुशीरवादों में शाह की जो उपाधि है शहनाई को दिया गया है, शहनाई को दिया गया है। और अभी आपने क्या देखा, अभी आपने एक चीज नोट किया होगा कि हम जानते हैं ना कि शहनाई जो है ना, शहनाई से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसमें बार बार रिपीट किया गया है। और ये आपका दूसरा कोई नहीं, ये 2000 आपका 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। कर्मधारय समास नहीं है। कमल नयन चन्नावी नीलांबर या फिर कृष्ण सर्प। याद कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एक बार पूछे थे तो उस समय आपका जो है ना 66 का करेक्ट आंसर आया था कि चन्नवी कर्मधारय नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, चन्नवी कर्मधारय नहीं होगा। उस समय भी आप बताए थे और इस समय भी आपके कमेंट को देखना हो तो आपका सिर्फ वही जवाब आ रहा है कि चन्नवी कर्मधारय नहीं होगा, ठीक है। अगला बताऊं क्या, अगला देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि कविता नहीं है, अभिन्यो, स्वदेशी, हमारी नींद या फिर भारत माता। कविता नहीं है,
67 का जवाब दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है, लेकिन अभिमन्यु जो है कविता नहीं है। तो 67 का आपको ए याद कर लेना है। 67 का ए याद हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? अब बताइए, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? 68 का जवाब दीजिए आप लोग, 68 का जवाब दीजिएगा। तो 68 का आपका कमेंट आ रहा है कि सर प्रविशेषण कहते हैं, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए उससे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये तो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा? तो संधि की अगर टोटल बात करें तो संधि के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का या फिर भूटान का? इस क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट भी करते हैं और आपसे 2-3 बार पूछे हैं, तो आपने कमेंट में बताया था कि सर नेपाल हो जाएगा, क्योंकि बहादुर नेपाल का रहने वाला था। यहाँ पे 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में 2-4 बार पूछा गया है। इससे पहले भी आपको बताए थे कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। जल्दी जल्दी से 20 और क्वेश्चन है, कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि परिणामवाचक विशेषण है। अब परिणामवाचक विशेषण का यहाँ पे मतलब बताना है, उदाहरण बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो परिणामवाचक में मतलब कि जिसमें भार हो। अब सुंदर में कोई भार होगा नहीं, थोड़ा सा। चार में होगा नहीं होगा, पुराना में नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब तरीका ले है, लेकिन उसमें भार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है? मंगम्मा है, सीता है, लक्ष्मी है या फिर पपाती है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? आपको पता है 73 का जवाब? आपको पता होगा कि ना होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो 73 का एक बार कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी बोल दीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों भरते हैं? बहादुर, अभिमन्यु या फिर मछली? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा पाठ रचा गया है? क्या जवाब दीजिएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका कमेंट आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा पाठ है नाखून क्यों भरते हैं? नाखून क्यों भरते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि अभिमन्यु किस देश में है? रूस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या फिर स्विट्जरलैंड में है? अभिमन्यु कहाँ पे है? एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे तो आपने जवाब दिया था कि अभिमन्यु जो है ना फ्रांस में था। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में था। और इस क्वेश्चन का ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब कि बस 1 से 2 दिन पहले आपसे हम पूछे थे इस टाइप के क्वेश्चन, और उसमें से हम फेंट करके लाए हैं। जवाब दीजिएगा। ज्योति मारिए का उदाहरण क्या हो जाएगा? ज्योति मारिए का उदाहरण यहाँ पे बता दीजिए, मतलब कि कौन सा संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, समास है? नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, संधि नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो व्यंजन हो जाएगा, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आए ना तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। अगला देखिएगा, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां समास होगा। बताइए 77 का करेक्ट आंसर। अभी ये मैंने आपको समझाया कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, और उसी क्वेश्चन को देखिए उल्टा सीधा बोल दिया। उल्टा सीधा बोल दिया मतलब उल्टा सीधा पूछा जा रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा? विद्या जोरालय, विद जोरालय, विद्यालय या फिर विद जोरालय? तो आपको तो 78 का पता होगा, आप कहिएगा तो ना भी बताएंगे तो चल जाएगा। यानी कि 78 का करेक्ट आंसर आपका आ जाना चाहिए सबसे पहले विद्या जोरालय, यानी कि 78 का क्या हो जाएगा? विद्या जोरालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा आप कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया था। आप द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया था कहां पर? 79 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जापान में है, जापान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि नाखून प्रतीक है पार्श्वी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या फिर पौरुष का?
तो नाखून किसका प्रतीक है, ये तो आप जानते हो। आप जानते हो कि नाखून जो है ना पांचवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी कि 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। पूछा जाएगा सेन साहब की मतलब कार की कीमत क्या थी, 7,500, 8,500, 9,500 या फिर 7.5 लाख। तो ये सब तो आपको पता होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। तो आप 81 का जवाब क्या दीजिएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने जवाब दिया 7,500, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा जाएगा कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या फिर कहानी है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या हो जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ रहा है कि सर ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 की दांत जो है ना एक कहानी है, 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 का क्या याद कीजिएगा, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा ना, आपको टेंशन उन्शन नहीं लेना है, जल्दी से लेकिन बता देना है। बाढ़ की समस्या किस नदी के कहानी के केंद्र में, बाढ़ की जो समस्या है ना किस कहानी में, तो आपको पता होगा इसका जवाब, आपको इसका जवाब पता होगा कि जो ढहते विश्वास है, जिसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, जो खेती करता है 1 बीघा, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया है, बाढ़ की समस्या आ गई है, यहाँ पे देखिएगा बाढ़ की समस्या, ये तो आप जान गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा प्रगतिशील साहित्य का संबंध कहाँ पर है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, 84 का जवाब दे दीजिएगा। आप कहिएगा वेदांत दर्शन से, क्या हो जाएगा, वेदांत दर्शन से। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लक्ष्मी का पति किसमें नौकरी करता था, लक्ष्मी का पति कहाँ पर नौकरी करता था, लक्ष्मण कहाँ पर नौकरी करता था, अभी हमने आपको बताया कि लक्ष्मण जो है ना कलकत्ता में नौकरी करता था, याद कर लीजिएगा। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे निश्चयवाचक पुरुष चाहे निश्चयवाचक नहीं हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी से, तबला से, निधक से या फिर संतूरवाद से। बिरजू महाराज क्या करते थे, बिरजू महाराज क्या करते थे, 87 का करेक्ट आंसर बताइए। आपका कमेंट आएगा कि यहाँ पे बिरजू महाराज जो थे ना कथक से, नृत्य से, यानी कि वो डांस करते थे, कथक करते थे, ठीक है, डांस करते थे, नृत्य करते थे, नाचते थे। 87 नंबर क्वेश्चन तो समझ गए। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन 88 नंबर, बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमें पता है, हम जानते हैं कि आपको भी पता होगा, लेकिन जल्दी जल्दी तो कंप्लीट भी करना है ना। देखिएगा अगला पूछा जाएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, यह गुरु नानक की है, किसकी है, गुरु नानक की है। यहाँ पे 89 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, ऋषि, पुत्र, चंद्रमुख या फिर वनमास। तो आप कहिएगा कि सर चतुर्भुज नहीं होगा, ऋषि भुज नहीं होगा, वनमास नहीं हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमुख। तो आज हमने टोटल 90 ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।